कहानी की शुरुआत होती है वर्जीनिया के ग्रैंथम नाम के एक छोटे से कस्बे से, जहां पुलिस एक घर की जांच कर रही होती है। उस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनके नौकर की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हैरानी की बात यह थी कि घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तभी शेरिफ को तहखाने से एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है। जब शेरिफ नीचे जाता है तो वहां उसे एक और लाश मिलती है। वो लाश एक जवान लड़की की थी जो पूरी तरह नग्न थी और जमीन में दबी हुई थी। उसकी पहचान नहीं हो पाती, इसलिए शेरिफ उसे जेन डो नाम देता है। उधर शहर के मॉर्चरी में टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन एक बुरी तरह क्षत-विक्षत शव का पोस्टमार्टम पूरा कर रहे होते हैं। टॉमी का परिवार 3 पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा था और अब वो अपना अनुभव अपने बेटे को सिखा रहा था। तभी ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एम्मा वहां पहुंचती है, जो थोड़ी घबराई हुई लगती है। ऑस्टिन और एम्मा ने उस रात डेट पर जाने की योजना बनाई थी। जाने से पहले ऑस्टिन उसे मॉर्चरी दिखाता है। घूमते घूमते वे फ्रीजर तक पहुंचते हैं जहां लाशें रखी जाती हैं। जिज्ञासु एम्मा एक शव देखने की जिद करती है, लेकिन पिता के डर से ऑस्टिन मना कर देता है। तभी टॉमी वहां आता है और अनुमति दे देता है। ऑस्टिन एक लाश बाहर निकालता है। एम्मा देखती है कि उस शव का चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ है। वह लाश के पैर में बंधी घंटी भी देखती है। टॉमी बताता है कि पुराने जमाने में लोग ये जानने के लिए घंटी बांधते थे कि इंसान सच में मरा है या नहीं। अगर हलचल होती तो घंटी बज जाती। फिर टॉमी बताता है कि उस आदमी के चेहरे को पास से गोली मारी गई थी। ये सब देखकर एम्मा असहज हो जाती है और डेट पर जाने का फैसला करती है। तभी शेरिफ जेन डो की लाश लेकर पहुंचता है और कहता है कि पोस्टमार्टम आज रात ही पूरा होना चाहिए। टॉमी ऑस्टिन को जाने को कहता है, लेकिन ऑस्टिन रुकने का फैसला करता है। एम्मा नाराज होती है, मगर ऑस्टिन उसे मना लेता है। शेरिफ, टॉमी और ऑस्टिन जेन डो की जांच शुरू करते हैं। तभी टॉमी की बिल्ली अजीब तरह से गुर्राने लगती है। शेरिफ बताता है कि किसी भी शव पर मौत के साफ निशान नहीं मिले हैं। जेन डो की पहचान भी नहीं हो पा रही और उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है। अब शेरिफ यह रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी टॉमी और ऑस्टिन पर छोड़कर चला जाता है। वे पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। रेडियो पर मौसम साफ रहने की घोषणा होती है। टॉमी जेन की उम्र 26 से 29 साल बताता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी होती हैं, जो कई दिन पहले मौत का संकेत देती हैं। लेकिन शरीर ताजा लगता है। शरीर ठंडा भी है। सब कुछ उलझा हुआ लगता है। उसके नाखूनों में पीठ मिट्टी मिलती है, जो आमतौर पर इंग्लैंड जैसे ठंडे देशों में पाई जाती है। मुंह खोलने पर पता चलता है कि उसकी जीभ काटी गई है। दोनों सन्न रह जाते हैं। टॉमी बताता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। तभी ऑस्टिन देखता है कि जेन की नाक हिलती है और खून बहने लगता है। एक मक्खी बाहर निकलती है। जब वे शरीर को काटते हैं तो खून बहने लगता है जैसे वो जिंदा हो। उसकी कमर अस्वाभाविक रूप से पतली होती है, जैसे सदियों तक कॉर्सेट पहना गया हो। उसके फेफड़े बुरी तरह जले हुए होते हैं। दिल और अंदरूनी अंगों पर चाकू के निशान होते हैं, लेकिन बाहर कोई जख्म नहीं। वेंटिलेशन से उनकी बिल्ली गिरती है, बुरी तरह घायल। टॉमी उसे मार देता है। आगे जेन की आंतों से एक जहरीला फूल, जिम्सन वीड, मिलता है। रेडियो बार बार चेतावनी देने लगता है। ऑस्टिन डर जाता है, लेकिन टॉमी रुकता नहीं। उन्हें लगता है कि जेन को किसी धार्मिक बलि में मारा गया था। अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सारी लाशें गायब हो जाती हैं। वे फंस जाते हैं। टॉमी पर अदृश्य हमला होता है। अब वो मान लेता है कि जेन जिम्मेदार है। गलतफहमी में वे एम्मा को मार देते हैं। सोचते हैं कि वो लाश है। ऑस्टिन को पता चलता है कि जेन का दिमाग अब भी जिंदा है। वो सब कुछ महसूस कर रही थी। 1693 और बाइबल की आयतें मिलती हैं। सालेम विच ट्रायल्स का सच सामने आता है। जेन अपना सारा दर्द टॉमी को दे देती है। ऑस्टिन अपने पिता को मार देता है। अंत में जेन की लाश को ले जाते समय रेडियो फिर वही डरावना गाना बजाता है।
और जेन का अंगूठा हिलता है।